हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो पीजीटी एजुकेशन स्पेसिफिकली ओडिशा का जो एग्जाम है एसएसबी वाला, उसमें जो सिलेबस है उसमें एक टॉपिक है जी ह्यूमन राइट्स एजुकेशन। उसमें एक्चुअली कई टॉपिक्स हैं ऐसे कि एनवायरमेंट एजुकेशन, ह्यूमन राइट एजुकेशन, फैमिली लाइफ एजुकेशन। सो इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं वो आप लोगों ने काफी कमेंट किए कि हाँ एक बार वो करवा दीजिए। सो उन्हीं के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पीवाईक्यू प्रैक्टिस आपके साथ साथ चल रही है। कोशिश है ऑब्वियसली, आज 1 तारीख हो गई है और 10 तारीख को आपका एग्जाम है, तो टेंशन मत लीजिए। 9 तारीख तक भी मैं आपके साथ हूं। जितना मेरे से बन पड़ेगा मैं आप लोगों के लिए कर पाऊंगी उतना करूंगी, ठीक है जी। सो ह्यूमन राइट्स एजुकेशन की बात करते हैं। देखिए, अगर इस टॉपिक को अगर कॉन्सेप्चुअल लेवल पे समझा जाए तो बहुत ईजी है, लेकिन अगर इसको फैक्चुअल लेवल पे पहुंचा दिया हमने तो ये बहुत टफ हो जाएगा। ओके, सो हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे कि कुछ एक फैक्ट्स, कुछ एक कॉन्सेप्ट जो है उसको हम क्लियर कर पाए। सो अगर आप लोगों को इनकलकेट लर्निंग सही लग रहा है, इंफॉर्मेटिव लग रहा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकार की बात हो रही है यहाँ पे। सो ह्यूमन राइट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, चाहे वो सिविल हो, पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक। सिविल पॉलिटिकल राइट को यूजुअली कई बार जो है वो नेगेटिव राइट्स बोल दिया जाता है, एंड इकोनॉमिक, सोशल या कल्चरल जो है वो पॉजिटिव राइट्स रहते हैं। कलेक्टिव या फिर ग्रुप राइट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, या सॉलिडेटरी राइट्स यानी जो अकेले एक सिंगल इंसान के राइट्स हैं। सो ह्यूमन राइट्स मतलब कंप्रीहेंड कर लेता है ये सारी चीजों को, मानव से रिलेटेड जो जो उसको अधिकार मिलने चाहिए उन सबको ये इंक्लूड कर लेता है। अगर हम अर्नेस्ट बाकर की बात करें, सो ह्यूमन राइट्स जो है, अधिकार जो है वो एक्सटर्नल कंडीशंस है और वो नेसेसरी है, मतलब वो एक नेसेसिटी है हमारे लिए, ताकि हम जितना ज्यादा हो पाए डेवलपमेंट कर पाए, या एक जो होता है ना ह्यूमन डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो हमारा बेटर हो पाए। सो उसके लिए एक्सटर्नल कंडीशंस जो हम प्रोवाइड करवाते हैं, जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, वो बहुत जरूरी हैं, और उन्हीं को हम ह्यूमन राइट्स बोल देते हैं कि ये बेसिक राइट्स हैं और हर एक ह्यूमन का इन पे अधिकार है, चाहे वो किसी देश में रह रहा हो, कहीं पर भी रह रहा हो। ओके, सो ये वो वाले राइट्स हैं, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। और तो ये बोल रहे हैं कि ये एक्सटर्नल कंडीशंस हैं जो कि नेसेसरी हैं, ग्रेटेस्ट पॉसिबल डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटीज ऑफ द पर्सनालिटी। कोई भी पर्सनालिटी है या ह्यूमन बीइंग है, उसमें जो जो पोटेंशियल है, उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं, उनका बहुत अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, जितना पॉसिबल हो सके उतना डेवलपमेंट करने के लिए इन एक्सटर्नल कंडीशंस की जरूरत पड़ती है, जिनको हम राइट्स बोलते हैं, अधिकार बोलते हैं। प्रोफेसर होफेल्ड ने भी एक चीज बोली, इन्होंने 4 चीजें बोली कि राइट जो टर्म है ना, राइट, ह्यूमन राइट बोल रहे हैं ना, तो राइट अधिकार के अंडर 4 तरीके की कवरेज हो सकती है, 4 चीजें। एक तो क्लेम राइट्स, एक प्रिविलेज राइट या लिबर्टीज जिसको बोल देते हैं, एक पावर्स और एक इम्यूनिटीज। सो ये अलग अलग तरीके के राइट्स बताए हैं इन्होंने, एग्जांपल के साथ समझें। क्लेम राइट्स मतलब जैसे एक पेंशनर को बुढ़ापे में पेंशन जो मिलती है, एटलीस्ट इंडिया में तो मिलती है, तो जो ओल्ड एज में जो पेंशन मिलती है उसकी बात हो रही है कि उसको अधिकार है। या जो अनएम्प्लॉयड है उसको कुछ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलने चाहिए। जैसे अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं और आप रजिस्टर कर लेते हैं, सो पर्टिकुलर मतलब रजिस्टर इन द सेंस गवर्नमेंट की जो ऑफिस है उसमें रजिस्टर करते हैं कि हाँ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफिस में, सो वहां से आपको जब भी आपसे आपकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे कोई वैकेंसी निकलेगी, कोई चीज होगी, तो वो आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और जब तक आप अनएम्प्लॉयड रहते हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। ओके, सो वो अनएम्प्लॉयड पर्सन की सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स की बात हो रही है। लिबर्टी राइट मतलब ये तो क्लेम कर रहे हैं ना आप कि ये चीज होनी चाहिए। देन लिबर्टी राइट्स मतलब कोई भी इंसान है उसको अपनी मर्जी से, मतलब जो भी चीज वो करना चाहे, कि वो दाढ़ी उगाना चाहे दाढ़ी उगा ले, जो उसका मन करना चाहे वो करे, जब तक ऑब्वियसली दूसरे को हार्म ना हो उस चीज से। सो वो लिबर्टी राइट्स होंगे। पावर राइट्स मतलब जो एक आप कोई भी टाइटल या कोई भी चीज होल्ड करते हैं, कि मान लो जैसे राइट ऑफ लैंडलॉर्ड है, ठीक है, कि वो रेंट जो है वो चेंज कर सकता है, टेनेंट्स का 500,000 रुपए बढ़ा दिए, तो वो राइट है लैंडलॉर्ड का। या राइट है पुलिसमैन का, कोई भी आई विटनेस है या उस टाइम पे कोई आप क्राइम सीन पे है तो उससे क्वेश्चन पूछने का। ओके, तो ये राइट हो गए। वो किस लिए है? क्योंकि वो एक पोजीशन पे है, लैंडलॉर्ड मकान मालिक है भाई, वो पूछ सकता है। पुलिसमैन या बढ़ा सकता है फीस जो रहने का रेंट है। पुलिसमैन जो है उसके पास अथॉरिटी है, वो अथॉरिटेटिव पावर है उसके पास कि वो चीजें पूछ सकता है जो भी क्राइम सीन के आसपास मिलता है उनको।
हो। ओके, इम्यूनिटी राइट्स जैसे एमपीज को मिलते हैं, एमपी एमएलएस को, कि वो पार्लियामेंट में जब खड़े हैं तो कुछ एक पर्टिकुलर राइट्स उनको मिलते हैं, चाहे वो बोलने का राइट्स हो या कोई भी पर्टिकुलर सर्विसेज से रिलेटेड हो, कि सडनली आप अरेस्ट नहीं कर सकते, कर सकते हैं, तो वो राइट्स होते हैं उनके, उनको थोड़ी ना थोड़ी छूट जो मिली होती है ना, उनको हम यहाँ पे एक्सटर्नल कंडीशंस को हम क्या बोल रहे हैं, राइट्स बोल रहे हैं। ठीक है जी, सो ये अलग अलग तरीके के राइट्स की हमने बात की। काइंड क्या होगा, अगेन अलग अलग तरीके के राइट्स हो सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे यूजुअली हम 3 तरीके के राइट्स की बात करते हैं, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, इकोनॉमिक राइट, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। अब वो किसी के भी हो सकते हैं, ग्रुप या सॉलिडरी राइट्स भी हो सकते हैं, कि एक तो ग्रुप में, स्पेसिफिक ग्रुप में आप हैं तो आपको ये अधिकार मिलेंगे, या फिर आप सॉलिडरी अकेले हैं तो भी आपको ये अधिकार मिलेंगे। ठीक है, सो उसके लिए यूनिवर्स, ये जो यूडीएचआर है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, एंड जो आईसीसीपीआर है, चलिए इसकी फुल फॉर्म आप बता दीजिएगा कमेंट करके मुझे, ये रिकॉग्नाइज करते हैं बहुत सारे सिविल पॉलिटिकल राइट्स को, जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी। इंडिया में भी तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं, एक तरीके से ह्यूमन राइट्स ही हैं वो फंडामेंटल, मतलब हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उन फंडामेंटल की जीने के लिए ये बेसिक्स हैं। जैसे होता है ना कि घर, आप अगर आप अच्छी लाइफ जीना चाह रहे हैं तो घर है, गाड़ी है, ये चीजें क्या है, बेसिक हैं, इसमें कुछ आप बड़ा अचीव नहीं कर रहे हैं, राइट। सो वो बेसिक्स हैं, ये वो बेसिक फंडामेंटल राइट हैं जो आपको जीने के लिए जरूरी हैं। जैसे आर्टिकल 21A जो है अपना 21A, उसमें क्या चीज है, हमारे फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन की बात हो रही है ना। सो वैसे ये बेसिक चीजें हैं कि आपको अच्छी जिंदगी हो, अच्छी हवा पानी की आपको जो है अब जरूरत होती है जीने के लिए। सो वो आपका बेसिक राइट है। जैसे राइट टू लाइफ, लिबर्टी, सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी, गुलामी ना कराई जाए, टॉर्चर से आपको बचाया जाए, ऐसे ही आर्बिट्रेरी अरेस्ट ना हो, डिटेंशन ना हो, या फिर राइट टू फेयर ट्रायल, कि अगर आपसे कोई गड़बड़ हो गई, कोई गलती हुई है तो आपको एक फेयर तरीके से, मतलब अनफेयर ना हो, बायस ना हो, फेयर तरीके से आपको ट्रायल मिलना चाहिए, कि कोर्ट में आपका केस जाना चाहिए। ठीक है, सो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू प्राइवेसी। सो ये अलग अलग राइट्स हैं पर्टिकुलरली, तो ये इन सभी राइट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं यूडीएचआर और आईसीसीपीआर। ठीक है, राइट टू डेवलपमेंट भी है जो देखा गया है, राइट किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के राइट के उस पे, कि उसको राइट टू पीस है कि वो शांति से जी पाए, क्लीन नेचुरल एनवायरनमेंट उसको मिल पाए, उसके खुद के, मतलब वो ओन कर पाए नेचुरल रिसोर्सेज को। जैसे सोशलिस्ट इकोनॉमी की हमने बात की थी, उसमें आप नहीं ओन कर सकते प्राइवेट प्रॉपर्टी, बट यहाँ पे आप ओन कर सकते हैं। आपकी पर्टिकुलर, आपकी कम्युनिटी की कोई कल्चरल हेरिटेज हो सकती है, उसको आप ओन करते हैं। ठीक है, सो ये कुछ एक पर्टिकुलर राइट्स के टाइप हो सकते हैं, काइंड हो सकते हैं, कि अलग अलग तरीके के राइट्स हैं। नेचर क्या रहेगा जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं और एक यूनिवर्सल लेवल पे बात करते हैं, तो एक तो ये यूनिवर्सल मोरल राइट्स हैं, मतलब जो अगर आप ह्यूमन बीइंग है तो आप कहीं पर भी एग्जिस्ट करते हैं, किसी भी आइलैंड पे, किसी भी देश में, कहीं पर भी हैं, तो कुछ एक मोरल राइट्स आपके हैं, और वो इनहेरेंट है, मतलब अगर उनको कमाने की या खरीदने की जरूरत नहीं है, वो इनहेरिटेड हैं। कैसे हैं, क्योंकि वो, मतलब अगर आप ह्यूमन बीइंग है ना, तो वो आपको वो राइट्स मिलेंगे, वो डिग्निटी है आपकी, ह्यूमन डिग्निटी इनहेरिटेड है, कि अगर आपने ह्यूमन एज अ ह्यूमन जन्म लिया है तो वो राइट्स आपके हैं। सो ये नेचर है ह्यूमन राइट्स का। देन पर्टिकुलरली वो सबके लिए एप्लीकेबल होंगे, मतलब एक गाइडिंग प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो ये सबके लिए, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ रेस, कलर, सेक्स, जो है लैंग्वेज, रिलीजन, पॉलिटिकल, कोई भी ओपिनियन हो आपका, कोई भी चीजें हो, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं, ऑल पर्सन से रिलेटेड, मतलब सबके लिए हैं ये। ठीक है, कोई भी इसमें नॉन डिस्क्रिमिनेशन का जो राइट है ना, मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सल है किस सेंस में, दे ट्रांसेंड द नेशनल बाउंड्रीज और आइडियोलॉजीज, जो मैंने अभी आपको बताया कि आप किसी भी देश में हैं, ठीक है, तो ये बाउंड्रीज या सरहदों के भी पार हैं, सबके लिए हैं ये ह्यूमन राइट्स। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट इज कॉम्प्रिहेंसिव इन इट्स नेचर एंड कंटेंट, तो ऑब्वियसली ये कॉम्प्रिहेंसिव है, इसमें सारी कैटेगरीज आ जाएंगी आपके राइट से रिलेटेड, चाहे वो सिविल राइट हो, पॉलिटिकल राइट हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, कल्चरल हो, मतलब बहुत सारी चीजें, तो वो सारे के सारे इसके अंदर आएंगे जो भी राइट्स की हम बात कर रहे हैं। इनफैक्ट कैटेलॉग ऑफ राइट्स इज वेरी डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव, तो वो हर एक चीज को इंक्लूड करके चलते हैं। तो ये जो कंटेंट है ह्यूमन राइट्स का, ये स्टेट का जो स्टेट ऑफ मोरल कॉन्शियसनेस या सिविलाइजेशन
डेवलपमेंट, इनके साथ साथ चलता है। मतलब जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा ह्यूमन राइट्स जो है वो डेवलप होंगे। ऑल्सो जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं या जो फ्रीडम्स हैं वो इनडिविजिबल और इंटरडिपेंडेंट हैं, तो वो एक दूसरे पे या प्रायोरिटी पे एक चीज, मतलब होता है ना कि आप रैंकिंग नहीं कर सकते कि राइट टू एजुकेशन बेटर है या राइट टू क्लीन एनवायरमेंट, कि पहले कौन सा राइट दिया जाए, ठीक है। तो आप ऐसे इनको कैटेगराइज नहीं करेंगे, इनको आप डिवाइड नहीं कर सकते। आप ये इंटरडिपेंडेंट है, एक चीज दूसरी चीज पे डिपेंड करेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको क्लीन एनवायरमेंट दिया जा रहा है लेकिन एजुकेशन नहीं दी जा रही, या एजुकेशन दी जा रही है लेकिन आपका एनवायरमेंट क्लीन नहीं है। सो वो ये हायरार्की जो है हम वो सेट नहीं कर पाएंगे। ये कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के और इंटर रिलेटेड है। प्लस ये एब्सोल्यूट नहीं है कि बस मतलब कुछ भी हो जाए ये राइट्स तो रहेंगे ही रहेंगे। जब भी वॉर की सिचुएशन होती है या पब्लिक इमरजेंसी होती है तो उस टाइम पे इन राइट्स को लिमिटेड किया जा सकता है, इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाई जा सकती हैं। ओके, सो वो ह्यूमन राइट्स जो है वो एब्सोल्यूट नहीं, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी एब्सोल्यूट नहीं है। किसी भी वॉर की सिचुएशन में या अगर उसको लगे, क्या बोलते हैं इसको, अपने प्रेसिडेंट को लगे कि इमरजेंसी की सिचुएशन है तो वो प्रेसिडेंट रूल नहीं लागू कर देते, या वो और प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे पर्टिकुलर राइट्स आपके नहीं काम कर रहे होते, वो राइट्स आप अवेल नहीं कर सकते, राइट। सो ये एब्सोल्यूट नहीं है कि बस कुछ हो जाए ये तो होंगे ही, ऐसा नहीं है। कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस में वो राइट्स आपसे लिए जा सकते हैं। जैसे आपका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है कि मैं कहीं पर भी मूव कर सकते हो, लेकिन अगर बाहर दंगे हो रहे हैं, बाहर ऐसी चीजें हो रही है तो 144 धारा लगती है ना, तो वो आपका जो मूड फ्रीडम वाला है ना, मूवमेंट वाला जो राइट है वो रेस्ट्रिक्ट हो गया उस टाइम के लिए, पब्लिक इमरजेंसी के उस पे, ठीक है। अब ह्यूमन राइट्स क्यों बात हो रही है? सो यूनेस्को की जो एजेंसी है, फर्स्ट यूएन एजेंसी, जो कि 1948 में बनी, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो इसका कोर काम, अगर इसका आर्टिकल फर्स्ट देखेंगे तो पर्पस यही है इसका कि पीस और सिक्योरिटी जो है ना उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं, कि शांति बनी रहे और सब लोग सिक्योर फील करें, सिक्योरिटी रहे, जस्टिस मिले, कोई भी ऐसे बायसनेस ना हो, ठीक है। तो वो इररिस्पेक्टिव ऑफ रेस, सेक्स, लैंग्वेज, रिलीजन, किसी भी बेसिस पे हो, जो चार्टर है यूनाइटेड नेशंस का वो इस चीज को बोलता है कि सब लोगों को एक पर्टिकुलर राइट जो है वो है, जो बेसिक राइट्स हैं ह्यूमन राइट्स, वो सबके लिए हैं। वो चीज इन्होंने बोली, चाहे आप कोई भी देश में रह रहे हो। तभी आपने ध्यान दिया होगा कि कभी अगर हमारे देश में कुछ हो रहा हो या बाहर के देश में कुछ हो रहा हो, सो पर्टिकुलरली दूसरे देश भी उस पर टिप्पणी करते हैं कि कहीं ह्यूमन राइट्स का हनन तो नहीं हो रहा है किसी पर्टिकुलर देश में, ठीक है। अगर इंटरनेशनल एफर्ट्स की बात करें कि ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो नॉर्म्स हैं या जो चीजें हैं जो डेवलप की गई वो किस तरीके से डेवलप हुई, सो ड्यूरिंग लास्ट 350 ईयर्स बहुत सारे इंटरनेशनल एफर्ट्स किए गए, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने सबने मिलकर कंट्रीब्यूट किया है ह्यूमन राइट्स को इवॉल्व करने में, ठीक है। सो कुछ एक मेजर लैंडमार्क डेवलपमेंट्स भी हैं इंटरनेशनल लेवल की अगर हम बात करेंगे, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर चीज में हो, कि जो ह्यूमन राइट्स है अपना उसको प्रोटेक्ट करना है। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये जैसे अपने देश में पॉलिटिक्स होती है ना, वैसे इंटरनेशनल लेवल पे भी पॉलिटिक्स होती है कि पर्टिकुलर देश में किसी का राइट्स का हनन हो रहा है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का या रेस या कास्ट, किसी भी बेसिस पे, सो दूसरा देश भी उस पे कमेंट करता है, ठीक है। सो वो रिवॉल्यूशनरी डेवलपमेंट्स जो हैं उनकी वजह से ह्यूमन राइट्स बनने शुरू हुए। जैसे ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन है, जो मैंने अभी आपको बताया ना कि आप इंटरवीन कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि दूसरे कंट्री में कोई बहुत गलत चीज हो रही है तो आप उसमें इंटरवीन कर सकते हैं, जो कि करते भी हैं। कि अच्छा यूनाइटेड नेशंस ने या यूएस ने ये बोला कि भारत में ये हो रहा था, सो वो चीज है कि आप इंटरवीन कर सकते हैं किस ग्राउंड पे, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, कि भाई है तो इंसान ही सारे, तो वो गलत क्यों हो रहा है उनके साथ। तो वो चीज है कि ह्यूमन इंटरवेंशन जो है एक रीजन है जो कि मतलब होता है ना इंटरनेशनल लॉयर्स के द्वारा बनाया गया। सो ह्यूगो ग्रोटियस ये जो है ये फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, स्पेसिफिकली 17th सेंचुरी में इन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि आप फोर्सफुली या कोई भी चीज गलत अगर हो रही है लोगों पे, सो अपने ही नेशन में अगर हो रही है, अगर आप सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो फिर आप दूसरा देश उसमें इंटरवीन कर सकता है। लेकिन इस प्रिंसिपल का कई बार मिसयूज किया गया है कि अगर कोई वीक कंट्री है तो उसके ऊपर वो होता है ना एक पोजीशन में लाने के लिए कि ये तो हमारे ही अंडर है, या एक कब्जा सा लगा लीजिए। जैसे कई बार होता है ना कि आप मॉनिटरीली या किसी भी कंट्री के ऊपर मॉनिटरीली अगर आपने वो कर लिया कि उस देश को चला ही आप रहे हैं, सो ऑब्वियसली वो गुलामी वाली सिचुएशन नहीं हुई, लेकिन मतलब एज इट इज दिख नहीं रही है कि गुलामी है, या जैसे हमारी इंडिया जो है वो कॉलोनाइज हुआ था पहले, वैसा नहीं दिखेगा आपको। लेकिन
वहां पर वो दूसरे देश की मिलिट्री होगी, फोर्सेस होंगी, कि ये बताने के लिए कि हम बस ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे क्या कर रहे हैं, शांति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उस वीकर कंट्री के ऊपर आपने एक तरीके से कब्जा ही कर लिया है। ओके, तो वो वीकर कंट्रीज के अंदर जो इन्वेजन होता है ना, ऑक्यूपाई कर लेते हैं आप उनको, सो वो मिसयूज भी एक देखा गया है ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का। ओके, बट बहुत सारी अच्छी चीजें भी होती हैं कई बार, जैसे मैनी ग्रेट पावर्स जिन्होंने इस प्रिंसिपल को इन्वोक किया ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, कि ऑटोमन एम्पायर को बचाने के लिए, किस टू प्रिवेंट द ऑटोमन एम्पायर फ्रॉम जो मिडिल ईस्ट से या जो भी माइनॉरिटीज में दिक्कतें हो रही थी या उनके ऊपर जो है अत्याचार हो रहा था, उसको बचाने के लिए कई बार अच्छी भी चीज है ये, बट मिसयूज भी इसका हो जाता है। एक है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, इसकी अगर हम बात करें तो ये बहुत सारी ट्रीटीज के दौरान बना, जैसे आपने जेनेवा कन्वेंशन, हॉग कन्वेंशन, ये नाम सुने होंगे, ठीक है। सो ये उन्हीं चीजों से रिलेटेड है कि जैसे मान लो दो ट्रीटी, ये पहले की ट्रीटीज है 1864 की, 1906, 1921, ये रेगुलेट करती हैं राइट्स को कि आर्मी, मतलब मान लो कोई वॉर हो रही है या कई बार ऐसी सिचुएशन होती है ना, जैसे भारत से भी एक अभिमन्यु करके नाम था शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, जो पायलट थे उनका प्लेन उधर क्रैश हो गया था, वो वहां पे थे। सो ह्यूमन राइट्स के बेसिस पे, मतलब आप उनको जो है क्या नहीं करेंगे, ये जो ट्रीटीज है इंटरनेशनल लेवल पे, ये क्या बोलती हैं कि आप जो है उनको मतलब ह्यूमनली बिहेव करेंगे उनके साथ, आप उनके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, आप उनको प्रॉपर मेडिकल चीजें देंगे, सही तरीके से उनको रखेंगे। सो वो चीजें हैं, वो अलग बात है वहां पे क्या होता है जाके या क्या दिखाया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, बट ये चीजें होती हैं, ये ट्रीटीज बनाई गई हैं कि उनके साथ मतलब मेक श्योर किया जाए कि कुछ गलत ना हो, क्योंकि बाकी देश भी प्रेशर डालेंगे फिर उस देश के ऊपर अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो, ठीक है, क्योंकि आज उनके साथ हो रहा है, किसी और के साथ भी हो सकता है कल को, राइट। तो वो चीज यहाँ पे इंश्योर की जाती है कि इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमैनिटी, जैसे वो तो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन था, क्या बोल रहे हैं सिर्फ चीजें, ये तो पर्टिकुलर लॉज बनाए गए हैं इनसे रिलेटेड और ट्रीटीज बनाई गई हैं कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। सो वो सारी ट्रीटीज की बात की गई है, जैसे ह्योग कन्वेंशन है, उसमें हम सिविलियन पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट की बात करते हैं, प्रोटेक्शन की बात करते हैं, या प्रिजनर ऑफ वॉर बोल देते हैं, POW, उनकी बात करते हैं कि वॉर के दौरान अगर आपने किसी को बंदी बनाया है तो उसके साथ कैसे ट्रीट होना चाहिए, कैसे चीजें आपके साथ उसको करनी, आपको उसके साथ चीजें करनी है, उनकी बात की जाती है इसमें, ठीक है। जैसे 4 जेनेवा कन्वेंशंस हैं, उनमें भी क्या होता है, पर्टिकुलरली कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल ऐड होते रहते हैं कि 1949 में कोडिफाई किया गया इसको, लेकिन 1977 में वापस से 2 और एडिशनल प्रोटोकॉल्स इसमें ऐड किए गए। सो ये नोट कर सकते हैं आप कि जो क्रिएशन है किसका, ICRC का, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, 1864 हेनरी डोनेट ने किया था। वो कंट्रीब्यूट करते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ लॉज ऑफ वॉर, यानी वार के दौरान जब युद्ध होता है, जब भी कोई वॉर होती है तो उस टाइम पे लॉज कैसे मेंटेन रहने चाहिए पर्टिकुलरली। अगर हम ये इसका एग्जाम्पल लें जेनेवा कन्वेंशन का, तो आप देखेंगे कि कैसे आप प्रोटेक्ट करेंगे जो कि बीमार या घायल वो है ना सैनिक हैं उनकी, या सिविलियन पॉपुलेशन के बारे में कैसे करेंगे। तो जो जेनेवा कन्वेंशन है वो जो प्रिजनर ऑफ वॉर हैं वो बोलता है उनके ऊपर कि जो प्रिजनर आपने बंदी बनाया आप उनके साथ ह्यूमनली ट्रीट करेंगे, कोई मेंटल या फिजिकल टॉर्चर आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो सिक्योर्ड रहेगी, उनसे इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए आप टॉर्चर नहीं करेंगे उनको, ठीक है। सो ये प्रोहिबिट करती हैं, ये सारी वो वाले रूल्स लगा लीजिए या एक तरीके से लॉज हैं जो कि एक ह्यूमन को प्रिवेंट करते हैं कि भाई ह्यूमन बीइंग है फाइनली तो उसके साथ कुछ भी चीज गलत नहीं होनी चाहिए। जैसे वो राइट टू हियरिंग होता है कि जो कसाब था जिसने वो अपने दंगों में हिस्सा लिया था यहाँ पे भारत में, तो वो उसका सबको पता था कि हाँ ये दोषी है, लेकिन कई बार ये लोग पूछते हैं, मतलब जनता पूछती है ना कि क्या जरूरत थी उसको कोर्ट में ले जाने की, फांसी टंगा देना चाहिए था। लेकिन वो चीज जब बाहर आ चुकी है, बाकी देश देख रहे हैं आपको, तो आप एक होता है ना कि आप अधिकार देते हैं उसको ह्यूमन ग्राउंड पे, आप उसको वकील दे रहे हैं, ट्रायल का अधिकार दे रहे हैं, वो अपनी बात रखने का अधिकार दे रहे हैं, तो वो सारी चीजें दिखती हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो आपकी देश की छवि भी उसी हिसाब से बनती है कि इस पर्टिकुलर देश में ह्यूमन को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, ठीक है। सो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे हम इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में पढ़ते हैं, ठीक है जी।
देन आता है अबोलिशन ऑफ स्लेवरी की, मतलब होता है ना गुलामी जो है उसको अबोलिश करना, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटीज का लॉज का काम हो जाता है, ठीक है, ताकि ह्यूमन राइट्स बने रहें। सो फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी कंसर्निंग ह्यूमन राइट्स जिसको लिंक किया जाता है एक्सेप्टेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी आपकी एक्सेप्टेंस या अबोलिशन ऑफ स्लेवरी। तो उस टाइम पे बहुत स्लेवरी पहले हुई है, ये चीजें धीरे धीरे करके और डेवलप हुई है अगर हम बात करेंगे। सो ये अलग अलग एग्जाम्पल है, आपको सब याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अबोलिशन ऑफ स्लेवरी में बात क्या हो रही है। रीजन भी क्योंकि आपसे डेट नहीं पूछी जाएंगी, इंटरनेशनल लेवल पे ये चीजें हैं, आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली भी मेंशन नहीं है कि आप इंटरनेशनल ट्रीटीज या ये सब बताइए, और अभी तक पूछी भी नहीं गई है। ओके, तो आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं, इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा हैं कि ह्यूमन राइट्स से आप क्या समझते हैं, या नेचर क्या है ह्यूमन राइट्स का, या यूनिवर्सल होते हैं नहीं होते हैं, इस तरीके की चीजें ज्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं, ठीक है। अब ये बहुत सारे जैसे ये है अंडर द लीग ऑफ नेशंस, तो लीग ऑफ नेशंस जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। उन्होंने क्या किया, कन्वेंशन टू सप्रेस द स्लेव ट्रेड एंड स्लेवरी, तो ये कन्वेंशन इन्होंने बनाया 1926 में, जिसको एक बेसिक डॉक्यूमेंट की तरह आज भी यूज किया जाता है कि जो हमें स्लेवरी की प्रैक्टिस है उसको क्या करना है, प्रोहिबिट करना है, वो इलीगल है। ओके, सो ये सारी चीजें सिर्फ ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए की जाती हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO सुना होगा आपने। सो लेबर मतलब आप जहां पर भी काम कर रहे हैं, आप एम्प्लॉयमेंट या ऑक्यूपेशन जहां कर रहे हैं वहां डिस्क्रिमिनेशन ना हो, फ्रीडम हो, आपसे जबरदस्ती जैसे चाइल्ड लेबर कई बार जबरदस्ती या फोर्स्ड होती है वो ना हो। अगर आपने एक लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनाने का आपको अधिकार है, मतलब होता है ना यूनियन, लेबर यूनियन बनाने का आपको अधिकार है, सो वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। तो ये बेसिक है एक्चुअली देखा जाए तो, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन लॉ हो, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ हो, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन हो, या ये अबोलिशन ऑफ स्लेवरी हो, ये सारी चीजें हम चाहते हैं कि अगर ये चीजें हुई सो ह्यूमन राइट्स जो है वो बरकरार रहेंगे और ह्यूमन को ह्यूमनली ट्रीट किया जाएगा। ओके, सो ये वो सारी चीजें हैं। सो इसमें भी कन्वेंशन जो यहाँ पे बनाया गया है ILO वाला जो कन्वेंशन है वो 150, उसमें 150 से ज्यादा कन्वेंशंस या रेकमेंडेशंस हैं कि कैसे लेबर के स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। ओके, सो उस कन्वेंशन में भी बेसिक ह्यूमन राइट्स से कंसर्न है हम लोग कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो, अबोलिशन ऑफ फोर्स या चाइल्ड लेबर हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो जहां पर भी आप एम्प्लॉयमेंट है आपकी, जहां आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक स्टैंडर्ड्स हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में, चाहे काम से रिलेटेड हो, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी या हेल्थ से रिलेटेड हो, जैसे ऑक्यूपेशन होता है ना वुमेन हरेसमेंट से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें होती है कि आप उनसे रिलेटेड लो, एक कमेटी होनी चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो सारी चीजें ओवरऑल घुमा फिरा के बाद ह्यूमन राइट्स पे ही पहुंच जाती है। ऐसे ही जो लीग ऑफ नेशन है जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनी थी, जिसका टाइम पीरियड 1920 से 1946 तक ये रही लीग ऑफ नेशन। सो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी जो स्टैब्लिश की गई थी इंटरनेशनल लेवल पे कोऑपरेशन के लिए, एक पीस रहे, सिक्योरिटी रहे, वो सारी चीजें अचीव करने के लिए। ये उस चीज को प्रमोट कर रही थी कि कल को फिर से जैसे वर्ल्ड वॉर 1 हुई ना, कि कल को वापस से एक वॉर ना हो, युद्ध की स्थिति ना हो। ओके, तब ये बनाई गई थी। इसको एक प्रीडिसेसर भी बोला जाता है यूनाइटेड नेशन का। ये एक जो है कॉन्सेप्चुअल फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। प्रीडिसेसर मतलब यूनाइटेड नेशन से पहले। अब यूनाइटेड नेशन आप काफी नाम सुनते हैं कि वो सारे अधिकारों की और चीजों की बात करते हैं सब लोग। यूनाइटेड मोस्टली नेशंस जो हैं वो यूनाइटेड नेशन का हिस्सा है, उन्होंने साइन कर रखी है। देन प्रीडिसेसर मतलब कि इससे पहले ये वाला काम कौन करता था, तो इससे पहले लीग ऑफ नेशन थी। जैसे ही लीग ऑफ नेशन ओवर हुई तो यूनाइटेड नेशन बन गई। सो ये पर्टिकुलर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनती रहती हैं। ऑल्दो जो लीग ऑफ नेशन है वो काफी इफेक्टिव भी थी छोटे मोटे माइनॉरिटी या स्मॉलर इश्यूज पे जो केसेस हैं उनको सॉल्व करने के लिए, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए ये थोड़े से फेल हो रहे थे। तो इसलिए जब भी कोई बड़ा इश्यू या कोई ऐसी चीज आती तो ये परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस जो है, यानी ये जैसे अपने देश में कोर्ट होते हैं ना, ये इंटरनेशनल लेवल पे कोर्ट है कि अगर कोई भी दिक्कत होती है इंटरनेशनल लेवल पे या दो देशों में कोई दिक्कत होती है, जैसे यहाँ मान लो प्रिजनर ऑफ वॉर अपने पाकिस्तान में जाके गिर गया, ठीक है, तो वो वहां पे क्या सिचुएशन हो जाएगी। अब वो अपना कोई भारत का बंदा पाकिस्तान में बंदी बना रखा है या पाकिस्तान का बंदा मान लो भारत में बंदी बना रखा है, तो पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि अब वो केस कहां चलेगा, भारत में नहीं चलेगा क्योंकि भारत ही पार्टी है,
पाकिस्तान में भी नहीं चलेगा। सो फिर एक इंटरनेशनल लेवल पे कोर्ट निकल के आता है, तो परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस जो है उसको एक एडवाइजरी ओपिनियन के लिए ये पूछते हैं, एंड दे आर ऑल्सो ओके विद दैट कि वो कोई मतलब बहुत सीरियस इश्यू है उस बारे में वो बात करें। तभी कई बार कोशिश की जाती है कि मतलब वो होता है ना, यहाँ से यूनाइटेड नेशन में ये मामला चला गया या कोई भी पर्टिकुलर मामला जो है वो परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस में ले जाया जाता है स्पेसिफिकली, कि वहां गया तो जो है वो राइट्स का ध्यान रखा जाएगा और जो है हम केस जीत सकते हैं अगर हम अच्छा कोशिश करते हैं तो, ठीक है। सो वो एक इंटरनेशनल लेवल पे कोर्ट हो गया। अगर डिसीजन की बात करें तो इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे डिसीजंस भी दिए। इन्होंने एक डिसीजन के दौरान बोला था कि पर्सन चाहे किसी भी रेस, रिलीजन या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी किसी से भी है, उन सबको सेम ट्रीट करना है हमें, कोई भी डिफरेंशिएशन हमें नहीं करना है। जिस भी नेशन में अगर वो बंदी है या कोई भी चीज है, सो वो नेशन पर्टिकुलरली जैसे बाकी अपने देश के लोगों को ट्रीट करता है वैसे ही उसको भी वो राइट्स मिलेंगे। ओके, सो ये कुछ प्रोटेक्शन हो गई जो माइनॉरिटीज हैं उनकी। यूनाइटेड नेशन की अगर फाइनली बात करें तो अब 1945 के बाद यूनाइटेड नेशन है। चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क माना जाता है कि कैसे मतलब एक वो होता है ना मॉडर्न प्रिंसिपल्स जो बनाए गए हैं ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, उनके डेवलपमेंट में एक लैंडमार्क डिसीजन माना जाता है। लैंडमार्क वो बोलते हैं ना डॉक्यूमेंट माना जाता है चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ये जो चार्टर है ये रिपीट करता है रेफरेंसेस टू ह्यूमन राइट्स, तो ओवरऑल घूम फिर के बाद ह्यूमन राइट्स पे आएगी। ओके, ये कंसीडर करते हैं वही अगेन पीस और सिक्योरिटी जो है वो होनी चाहिए, और किसको रिकॉग्नाइज करते हुए, ऑब्जर्वेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स को रिकॉग्नाइज करते हुए। इनके प्रियम्बल में भी ये चीज है कि जो पीपल है यूनाइटेड नेशन के, यानी यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर्स हैं वो एक्सप्रेस करें अपना डिटर्मिनेशन और रीअफर्म करें कि जो फेथ है ना ह्यूमन फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स में वो चीज बनी रहे, ठीक है। तो वो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स जो है वो मेन वुमेन सभी को, चाहे छोटा नेशन हो बड़ा नेशन हो, सबको इक्वल राइट्स होने चाहिए, मतलब ह्यूमन राइट्स होने चाहिए जो बेसिक है। 4 पर्पस में से एक पर्पस अगेन वो भी है कि वो प्रमोट करेंगे और एनकरेज करेंगे जो ह्यूमन राइट्स है या फ्रीडम है विदाउट एनी डिस्टिंक्शन या विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन किसी भी बेसिस पे। सो वो हमें क्या करने हैं, प्रमोट करने हैं बेसिकली। ह्यूमन राइट एजुकेशन की जब हम बात करते हैं उसमें भी मेन चीज यही आती है कि ह्यूमन राइट से रिलेटेड एजुकेशन दी जानी चाहिए, अवेयर करवाया जाना चाहिए और आपको पता हो कि ह्यूमन राइट्स होते क्या है। ओके, सो आर्टिकल 55 और 56 जो है चार्टर के वो यही चीज उनके अकॉर्डिंग एक शपथ ले रखी, जो भी यूनाइटेड नेशन का मेंबर होगा वो इन गोल्स को अचीव करने के लिए हेल्प करेगा। अब ह्यूमन राइट्स जो है वो स्पेसिफिकली नहीं डिफाइन किए गए टाइम और एग्रीमेंट ऑफ नेशन की वजह से, कि उस टाइम पे डिसएग्री कर रहे होंगे। तो ये बोला गया कि जनरल असेंबली जो है यूनाइटेड नेशन के एक हिस्सा, तो वो जनरल असेंबली क्या करेगी, वो बनाएगी अब ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड जो भी नॉर्म्स होंगे या चीजें होंगी, तो उसके ऊपर डिसीजन छोड़ दिया था। तो 1945 में तो यूनाइटेड नेशन बना, लेकिन ह्यूमन राइट्स बच गए। ह्यूमन राइट्स बच गए तो 1948 में ये जो जनरल असेंबली है इन सब ने मिलजुल के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूडीएचआर 10 दिसंबर 1948 को जो है इन्होंने बनाया। ओके, सो वो डिक्लेरेशन इन्होंने लाके दी जिसमें इन्होंने सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल सभी राइट्स का ध्यान दिया और इनको इंक्लूड किया सब्सिक्वेंटली। इसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारे और भी कन्वेंशंस, डिक्लेरेशंस और बहुत सारी चीजें साथ साथ चली हैं, बट ये यहाँ पे बेस बन जाता है हमारा, ठीक है। तो 10 दिसंबर को यूनाइटेड नेशन की तरफ से इंटरनेशनल लेवल पे डेफिनेटली ह्यूमन राइट्स डे भी मनाया जाता है, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर। सो ओवरऑल हमें सिर्फ अवेयर करवाने के लिए ये टॉपिक डाला गया है। आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इस टॉपिक के बारे में होनी चाहिए कि अच्छा ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, क्या बेसिक राइट्स हैं, कैसे आपको ट्रीट करना है, क्या क्या आप कर सकते हैं उनके अंदर। तो वो सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना के आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है जी। सो आई होप आपके लिए ये लेक्चर हेल्पफुल रहा हो। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।